यस यस यस, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। आप सबका बहुत 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 स्वागत है आपके अपने प्यारे से चैनल या बैच जीत 2025 बैच में, जहाँ पे आज आपके पास है लेक्चर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 2 ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ठीक है ना। और जिनको ये चैप्टर देखना है ऑन व्हाइट बोर्ड, तो उनके लिए वैसे तो ये अपलोडेड है लेक्चर व्हाइट बोर्ड पे, बट स्टिल हमारे पास कुछ नई सीरीज आएंगी, उनमें मैं वही पुराने लेक्चर्स दोबारा से अपलोड करूंगा एज व्हाइट बोर्ड सीरीज। और जो आगे के चैप्टर्स हैं वो इसमें व्हाइट बोर्ड पे बनाऊंगा, वो न्यू लेक्चर्स होंगे। तो उस व्हाइट बोर्ड सीरीज में आधे लेक्चर्स वो आगे वाले भी जाएंगे, तो आधे पीछे वाले आधे आगे वाले, इनको कंबाइन करके एक व्हाइट बोर्ड सीरीज आएगी। और ऐसे ही जो चैप्टर्स हमने यहाँ पे ब्लैक बोर्ड में करवाए हैं ना, वो वहां पे मैंने पुरानी सीरीज में व्हाइट बोर्ड पे करवाए थे, और जो यहाँ पे व्हाइट बोर्ड पे करवाऊंगा वो पहले ब्लैक बोर्ड पे करवाए थे। तो एक ब्लैक बोर्ड सीरीज बन जाएगी। तो इन दोनों सीरीज को आपको चैनल पे अपलोड कर दिया जाएगा। आप जिसको फॉलो करना चाहो उसको फॉलो कर सकते हो। दोनों में कंटेंट नियरली सेम ही रहेगा। पिछले साल थोड़ा ज्यादा कंटेंट दिया था, ज्यादा कंटेंट मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा चीजें ज्यादा बताई थी। इस साल उतनी एक्स्ट्रा चीजें नहीं चल रही हैं, ठीक है, क्योंकि हम मेनली हमारा मोटिव क्या है, एनसीईआरटी पढ़ना, और जितनी आपके लिए आवश्यक है उतनी तो है ही है एक्स्ट्रा चीजें। ठीक है ना। आप देख रहे हो जैसे बार्थोलिन्स और जो भी पैरारेक्टल ग्लैंड, क्या उनके बारे में आपको दिया हुआ है? एनसीईआरटी में नहीं दिया, बट मैंने नाम तो बताया ही है एक्चुअली। हाँ, सो वी वर ऑन मेंस्ट्रुअल साइकिल, और वो मुझे आगे आपको लिखवाना था। मेंस्ट्रुअल साइकिल थ्योरेटिकली लिखवाना था, तो पूरा हम लिख लेते हैं। पहले तो डेफिनेशन हमने पिछले उसमें लिख ली थी। जो पूरा रिप्रोडक्शन का इवेंट है, रिप्रोडक्शन इवेंट्स इन ऑल इन द फीमेल बॉडी, दैट इज नोन एज मेंस्ट्रुअल साइकिल इन प्राइमेट्स। प्राइमेट्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल, नॉन प्राइमेट्स में एस्ट्रल साइकिल चलेगा, जो कि एनसीईआरटी में नहीं दे रखा, बट स्टिल मैंने आपको उसका नाम बता दिया है। मेंस्ट्रुअल साइकिल में सबसे पहले आप इसको दो तरह से डिवाइड करोगे, दो तरह से क्लासिफाई करोगे। एक आप कहोगे यूट्राइन इवेंट्स हो सकते हैं, जिनके बेसिस पे हम इसको क्लासिफाई कर रहे हैं। यूट्रस में क्या क्या हो रहा है उसके बेसिस पे हम क्लासिफाई कर रहे हैं, तो यूट्राइन इवेंट के बेसिस पे कर रहे हैं, है ना। और एक हो सकता है कि हम देख रहे हैं कि ओवरी में कैसे कैसे ग्रोथ हो रही है, और ओवेरियन इवेंट्स के थ्रू उसको हम क्लासिफाई कर रहे हैं। राइट। ओवेरियन इवेंट्स, यूट्राइन इवेंट्स। यूट्राइन इवेंट्स में क्या चलता है और ओवेरियन इवेंट्स में क्या चलता है, वो भी आपने पढ़ लिया है। यूट्रस में सबसे पहले तो यूट्रस की वॉल डिग्रेड होती है फ्रॉम डे 1 टू डे 5। तो डे 1 टू 5 आपके पास मेंसेस चलेगा, जिसमें क्या होता है, ब्लीडिंग एंड ब्रेकिंग। किस चीज की ब्रेकिंग हो रही है? ब्रेकडाउन ऑफ कौन सी लेयर है वो? कौन सी लेयर? एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम, ब्लीडिंग एंड ब्रेकडाउन ऑफ एंडोमेट्रियम। सेकेंडली अगर मैं बात कर रहा हूं नेक्स्ट, इसके बाद 6th टू 14th डे तक वही एंडोमेट्रियम ग्रो करेगी। इस फेज को हमने क्या बोला है? प्रोलिफरेटिव फेज। द एंडोमेट्रियम रीग्रोज, है ना, वो दोबारा से ग्रो कर रही है इन होप ऑफ प्रेगनेंसी फ्रॉम नेक्स्ट ओव्यूलेशन। अगली जो ओव्यूलेशन होगी, एक तो ओव्यूल हट गया होगा ना पिछली बार जब ये एंडोमेट्रियम टूटी है, उससे पहले एक ओव्यूल हट चुका होगा, वो डिग्रेड हो चुका होगा, 24 घंटे बाद वो डिग्रेड हो जाता है, वो मैं आपको भी लिखवाऊंगा। बट मान लीजिए अगला साइकिल स्टार्ट हो गया, तो उसमें दोबारा ओव्यूलेशन होगी, तो ये वो होप कर रहा है कि वो ओव्यूलेशन जो हो रही है उसको कोई स्पर्म आके जो है मेट करवा देगा, उसके साथ फ्यूज कर जाएगा, एंड आफ्टर दैट प्रेगनेंसी विल बी देयर। इसीलिए ये प्रोलिफरेट हो रही है, इसीलिए ये ग्रो कर रही है। ठीक है। और नेक्स्ट आपने पढ़ा था 15th टू 28th डे क्या चलेगा? अरे अरे अरे, 15th टू 28th डे क्या चलता है? 15th टू 28th डे ये है सिक्रेटरी फेज। सिक्रेटरी फेज माने कई सारी सिक्रीशंस होंगी, है ना। a lot of secretions in this phase, इसीलिए इसको हमने क्या बोल दिया था? सिक्रेटरी फेज। अब ओवेरियन इवेंट्स के अकॉर्डिंग अगर हमें इसको क्लासिफाई करना है, तो हम क्या कहेंगे? अगेन 1st टू 5th, सॉरी, इसमें 1st टू 13th डे, पहले 13 दिन कौन से हैं जब फॉलिकल्स ग्रो कर रहे थे। अब वो आपको डायग्राम जो आपने पिछले उसमें बनाया है वो आपको सामने रखना चाहिए। अगर सामने नहीं भी रखा है तो आपके दिमाग में वो होना चाहिए कि क्या क्या चीज कहाँ कहाँ कैसे कैसे हो रही थी। सो 1st टू 13th डे, 1st टू 13th डे क्या था आपके पास? फॉलिकुलर फेज।
और इसमें हो क्या रहा था, फॉलिकल ग्रोथ विद ग्रेजुअल इंक्रीज इन एडवांसमेंट एज वेल एज ग्रेनुलोसा सेल्स। तो मेन मैं ग्रेनुलोसा सेल्स लिख रहा हूं, यानी कि एस्ट्रोजन भी सिक्रीट हो जाएगा, तो एस्ट्रोजन भी ज्यादा होगा ना इस फेज पे, इसीलिए एस्ट्रोजन की पीक आई थी। और वो पीक नियर थी फॉलिकल, जो ग्राफियन फॉलिकल है, एस्ट्रोजन पीक नियर ग्राफियन फॉलिकल, ये उसका कारण है, जो कि मैं आपको अलग से भी लिखवाऊंगा, क्योंकि ये पीक्स वगैरह मुझे समझानी है, दोबारा से अलग से लिखवाऊंगा उसको मैं, ठीक है। अलग से उसको लिखना क्यों है, क्योंकि इन पीक से क्वेश्चन आता है। एफएसएच की पीक हमें 14th डे पे ही ज्यादा क्यों दिखी, बाकी दिन भी तो फॉलिकल्स ग्रो कर रहे हैं, ऐसा थोड़ी है बाकी दिन एफएसएच बिल्कुल ही लो हो गया, बिल्कुल ही जीरो हो गया, नहीं, बाकी दिन भी एफएसएच है, वो बाकी दिन भी फॉलिकल्स को ग्रो करवा रहा है। बट सबसे ज्यादा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन कब लगेगा, जब ग्रैनुलोसा सेल्स बड़ी ज्यादा है, जब फॉलिकल सबसे एडवांस है, वो ग्राफियन फॉलिकल होता है, इसीलिए ग्राफियन फॉलिकल को ग्रो करवाने के लिए सबसे हाईएस्ट पीक आती थी एफएसएच की, और एफएसएच से भी ज्यादा थी एलएच की पीक, ताकि वो उस ग्राफिन फॉलिकल को तोड़े, उसको रप्चर करवाए और उससे कॉर्पस ल्यूटियम बनवा सके। तो ये फर्स्ट टू 13th, ये 13th प्रॉपरली लिख रहा है, ठीक है। फिर आया 14th डे, ये तो कुछ नहीं, ओव्यूलेटरी फेज, ओव्यूलेटरी फेज कह लो या डे ऑफ ओव्यूलेशन, एक ही तो दिन है, डे ऑफ ओव्यूलेशन। डे ऑफ ओव्यूलेशन अगर आपको कैलकुलेट करना है ना, तो आप कितने दिन का साइकिल है उसमें से 14 कम कर दो, उस नंबर वाला डे जो है उस दिन ओव्यूलेशन होगी। जैसे डेज ऑफ साइकिल, जितने भी दिन का साइकिल है, इसमें हमने 28 माना था, -14 इज इक्वल टू n आ गया, तो ये nth डे है, nth डे मतलब 14 कम किया तो क्या आया, 14 आया ना, तो 14th डे। अगर 28 दिन का साइकिल है तो उसमें 14वें दिन जो है वो ओव्यूलेशन होगी, अगर 29 दिन का साइकिल होगा तो उसमें 15वें दिन ओव्यूलेशन होगी, मतलब पीछे से 14 डेज आप छोड़ दो, बाकी आपके पास जो भी डे आएगा उतने दिन में ओव्यूलेशन होगी, ठीक है। और आफ्टर दैट कम्स, अच्छा ये मैं जो मेंस्ट्रुअल साइकिल ले रहा हूँ ये 28 डेज की ले रहा हूँ, जनरल मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है आपके पास +-4 तक हो सकता है, मतलब 28 से 4 ज्यादा 4 कम भी हो सकता है, 4 कम 4 ज्यादा, किसी किसी में तो होता है ज्यादा टाइम, किसी किसी में मेंसेस ही पूरे पूरे मतलब काफी काफी टाइम तक मेंसेस ही चलता रहता है, 1-2 हफ्ते तक मेंसेस चल रहा है ना, वो दैट्स ऑल अंडर द कंट्रोल ऑफ हार्मोन्स, हार्मोनल कंट्रोल के बेसिस पे। 14th डे हो गया, फिर है 15th टू 28th डे, इतनी नीचे दिख रहा है, वैसे तो वहां पे भी लिखा है मैंने, हाँ वहां वाला भी दिख रहा है और यहाँ वाला भी दिख रहा है, 7 मिनट हो गया ना। 15th टू 28th डे तक क्या है, 15th टू 28th डे तक फॉलिकल्स तो चलो हो गया, क्या बना, कॉर्पस ल्यूटियम बना, तो वो कॉर्पस ल्यूटियम ग्रो करेगा, यानी कि ल्यूटियल फेज, कॉर्पस ल्यूटियम आया है इसलिए इसका नाम ल्यूटियल फेज है। तो सबको आप नोट करिए, इसी के साथ आपको जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के मेन मेन पॉइंट्स थे अबाउट डिफरेंट फेजेस वो हमने क्लियर कर लिए। अब इसके बाद हम किस चीज की बात करेंगे, इसके बाद हम बात करेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल में ही पीक की, कि कौन से हार्मोन की पीक कहाँ पे आ रही है और क्यों आ रही है, व्हाट इज द रीजन फॉर दैट। हाँ, और कोई हार्मोन अगर अचानक से कम हो गया, पहले उसकी पीक थी, एफएसएच और एलएच की पीक थी 14th डे पे, फिर अचानक से वो कम क्यों हो गया, इसका कारण भी देखेंगे। मैंने पिछले लेक्चर में बता दिया था, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन उसको नेगेटिव फीडबैक दे रहे हैं गोनेडोट्रोपिन्स को, इसीलिए गोनेडोट्रोपिन्स अब कम सिक्रीट होंगे, एफएसएच और एलएच अब कम सिक्रीट होंगे, बट स्टिल आपको दोबारा से लिखवाना पड़ेगा, क्योंकि वो चीज अगर आपके पास अलग से लिखी होगी तो आपके लिए सेफ होगी, मतलब इट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। पीक से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, मैं एक बार इसे पिक्चर क्लिक कर देता हूँ, है ना। तो 10 मिनट तो हमें इसी को हो गए, नोट करो, डन। ओके, ऑल पीक्स ऑफ हॉर्मोन्स। सबसे पहला हम बात करते हैं अबाउट ओवेरियन हॉर्मोन्स की, और सेकेंडली हम बात करेंगे अबाउट गोनेडोट्रोपिन्स की। गोनेडोट्रोपिन्स जो कि कौन रिलीज करता है,
पिट्यूटरी रिलीज करती है ना। ओवेरियन हार्मोन्स में आपके पास सबसे पहला आता है प्रोजेस्टेरॉन। ये पहले हम एस्ट्रोजन के बारे में बात करते हैं। एस्ट्रोजन हाई नियर 12 to 14th डे। अच्छा, इस टाइम पे हाई क्यों है? एज हेयर ग्राफियन फॉलिकल इज फॉर्म्ड which has highest number of, जिसके पास हाईएस्ट नंबर है किस चीज का? ग्रैन्युलोसा सेल्स का। बोले इससे क्या हो गया? विच सिक्रीट एस्ट्रोजन, जो कि एस्ट्रोजन सिक्रीट करते हैं। अब एस्ट्रोजन सिक्रीट हो रहा है इस टाइम पे, ज्यादा हो रहा है क्योंकि इस टाइम पे ग्राफियन फॉलिकल के अंदर जो सेल्स होते हैं, जो कौन से ग्रैन्युलोसा सेल्स होते हैं, वो सबसे ज्यादा है। बाकी में भी ग्रैन्युलोसा सेल्स हैं, बट एज कम्पेयर टू ग्राफियन फॉलिकल बहुत कम है, ठीक है ना। विच सिक्रीट एस्ट्रोजन। अगर मैं बात कर रहा हूं अबाउट प्रोजेस्टेरॉन, तो हाँ ये भी हाई रहता है, बट कौन से दिन के पास हाई आएगा? आफ्टर जब कॉर्पस ल्यूटियम बन जाएगा। बोथ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन पीक, एंड प्रोजेस्ट्रोजन पीक एज कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रीट्स देम। तो जब कॉर्पस ल्यूटियम फॉर्म होता है उस टाइम पे इनकी पीक होती है, ठीक है। ये इसके बारे में आपने पढ़ लिया। अब हम बात करते हैं गोनेडोट्रोपिन्स के बारे में। तो पहला है एफएसएच। ड्यूरिंग 14th, नहीं वही है, ड्यूरिंग 12th to 14th डे फॉर ग्रोथ ऑफ फॉलिकल्स की ग्रोथ करवाता है। और यहाँ पे ग्राफियन फॉलिकल के लिए सबसे ज्यादा चाहिए होगा, इसीलिए यहाँ पे पीक दिख रही है। वैसे तो प्रेजेंट है ही है थोड़ा बहुत, बट ग्राफियन फॉलिकल के लिए सबसे ज्यादा चाहिए, इसलिए वहां पे पीक बनी, ठीक है, 14th डे के आसपास। LH ऑन 14th डे, यानी डे ऑफ ओव्यूलेशन। ओ सही दिया तुमने, क्या भाई कैसे कड़ाके हुए हैं। ऑन 14th डे, ड्यू टू इट हैज टू रप्चर, बड़ी गलत इंग्लिश बनी है, रप्चर द ग्राफियन फॉलिकल। यहां पे लिखिएगा why FSH and LH डिक्रीज आफ्टर ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन के बाद ये अचानक से कम क्यों हो गए? तो जैसे ही कॉर्पस ल्यूटियम फॉर्म हुआ वैसे ही कम हो गए, क्यों हुए? स्लैश कॉर्पस ल्यूटियम फॉर्म होते ही ये कम क्यों हो गए? एस्ट्रोजन कमा प्रोजेस्टेरॉन बाय कॉर्पस ल्यूटियम, Cl का मतलब है कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है, सेंड्स नेगेटिव फीडबैक टू गोनेडोट्रोपिन्स। वो इनको कम करवाएगा, इसीलिए ये कम हो जाते थे, ठीक है ना। और अगर प्रेगनेंसी रही, यहाँ पे नोट करके लिख लीजिए, इफ प्रेगनेंसी रिमेन्स बोलेंगे, क्या बोलेंगे? इफ प्रेगनेंसी परसिस्ट्स, नाइस इंग्लिश। परसिस्ट मतलब अगर हो गई, तो उस टाइम पे क्या होगा? प्रेगनेंसी के लिए क्या चाहिए? एंडोमेट्रियम थिक चाहिए, और उसके लिए मैंने आपको बताया था प्रोजेस्टेरॉन, प्रेगनेंसी हार्मोन। उस टाइम पे प्रोजेस्टेरॉन विल बी हाई ओनली, प्रोजेस्टेरॉन विल रिमेन हाई, प्रोजेस्टेरॉन हाई ही रहेगा टू सपोर्ट एंडोमेट्रियम थिकनिंग, एंडोमेट्रियम थिकनिंग, ठीक है ना। इसको नोट करो, काइंडली नोट इट डाउन। और इसके बाद आपका जो है ये सारा पार्ट हमने क्लियर कर लिया है, नोट कर लो, मैं पिक्चर क्लिक कर रहा हूं, ओके, काइंडली नोट इट डाउन।
इसमें एक डिफरेंस लिखते हैं कि अगर प्रेगनेंसी हुई तो क्या होगा, अगर प्रेगनेंसी नहीं हुई तो क्या होगा। ठीक है, ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आपसे मतलब ग्राफ उन्होंने दे दिया, बट ऐसा नहीं दिया जैसे एनसीईआरटी में। उन्होंने बोला बोल्ड ग्राफ बताओ जो प्रेगनेंसी को सपोर्ट करेगा, तो वो भी तो तुम्हें पता होना चाहिए ना। ठीक है, वो मैं बनवाऊंगा नहीं, इसको पिक्चर से पहले क्लिक कर लीजिए, आप कहाँ दोबारा क्लिक कर लीजिए। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। कुछ चीजें हैं जो आपको मुझे लिखवानी है। अगर प्रेगनेंसी हुई और अगर नो प्रेगनेंसी है तो क्या डिफरेंस है दोनों के बीच का। अगर प्रेगनेंसी हुई है दैट मींस कॉर्पस ल्यूटियम विल नॉट डिजेनरेट, कॉर्पस ल्यूटियम विल नॉट डिजेनरेट, एंडोमेट्रियम विल नॉट डिजेनरेट। और अगर एंडोमेट्रियम डिजेनरेट ही नहीं होगी तो मेंसेस आएंगे क्या? अगर मेंसेस ही नहीं आ रहे तो पीरियड ही नहीं आ रहे तो क्या नया मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हुआ? नहीं हुआ। समझे क्या? एंडोमेट्रियम विल नॉट डिजेनरेट, मेंस्ट्रुअल साइकिल एब्सेंट है, यानी कि नहीं दिखेगी। क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल क्यों होगी? होगी नहीं ना, क्योंकि अब क्या उसको दोबारा से फॉलिकल बनाने पड़ेंगे? नहीं। क्या उसको दोबारा से ओवुलेशन करनी पड़ेगी? नहीं करनी पड़ेगी। इसीलिए तो ये हुआ। और इस टाइम पे प्रेगनेंसी हार्मोन यानी कि प्रोजेस्टेरॉन इज हाई। अगर मैं बात कर रहा हूं कोई प्रेगनेंसी नहीं हुई है तो कॉर्पस ल्यूटियम डिजेनरेट्स और एंडोमेट्रियम डिजेनरेट्स, तो इसका बिल्कुल उल्टा। और अगर एंडोमेट्रियम डिजेनरेट हो गई तो मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंसेस प्रेजेंट हैं एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल भी प्रेजेंट होगा, फिर तो मेंस्ट्रुअल साइकिल कंटिन्यूस मैंने चलता जाएगा, पॉज नहीं होगा वो। ठीक है, यहाँ पे तो रुक गया थोड़ी देर के लिए, थोड़े दिन के लिए होता 9 महीने तक रुकता है, 9-10 महीने तक। 9 महीने तो वैसे रुकता है, बर्थ के बाद भी 6 महीने तक रुका रहता है। ठीक है, तो 9 और 6 कितना होता है? 9 और 6 होता है 15, तो 15 मंथ्स तक वो रुका रहेगा। और इसके अलावा प्रोजेस्टेरॉन लेवल कम हो जाएगा। ये मैंने रफ में लिखा है, आप इसको प्रॉपर वे से लिख लेना। ठीक है, राइटिंग अगर आपको समझ ना आ रही हो तो मैंने बोल बोल के लिखा है इसीलिए। ठीक है, और हाँ मैंने आपको पहले बता दिया, आपके अगले जो लेक्चर्स, अगले जो चैप्टर्स हैं फ्रॉम दैट प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, वो आपको व्हाइट बोर्ड पे ही मिलेंगे। ये वाले लेक्चर मतलब ये वाली पूरी यूनिट आपको ब्लैक बोर्ड पे मिल रही है, क्योंकि ये वाली पूरी यूनिट मैंने पिछले साल व्हाइट बोर्ड पे पढ़ा दी है। अब इन दोनों लेक्चर्स को कंबाइन वगैरह करके मैं एक कुछ नई सीरीज लेके आऊंगा, जी 2.0 लेके आऊंगा, या व्हाइट बोर्ड सीरीज, ब्लैक बोर्ड सीरीज करके लेके आऊंगा। कुछ ना कुछ चीजें ऐसे हम करेंगे, तो उसमें पुराने लेक्चर्स भी होंगे, पिछले साल के भी होंगे, इस साल के भी ये वाले भी होंगे। ठीक है, समझे? हाँ, तो समझ जाना। देखो एक ही चैनल पे कितनी सारी सीरीज मैं चलाने वाला हूँ, और वो भी वही 2 लेक्चर्स 2 चीजों से। अब देखो होता है तो ठीक है, नहीं होता तो भी ठीक है, क्या करें। ठीक है, इसको नोट करो जल्दी। पिक्चर क्लिक कर ली गई है। इसी के साथ आपका जो प्रेगनेंसी वाला पार्ट नहीं, मेंस्ट्रुअल साइकिल वाला पार्ट जो है वो कंप्लीट है। बस कुछ डेफिनेशंस जो हैं वो रहती हैं, तो वो मैं आपको अभी लिखवा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। पता भी होगा आपको, अपनी छोटी क्लास में पढ़ा भी होगा। द फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंसेस तो पहली बार कब आएगा? द फर्स्ट मेंसेस और menstrual cycle at the onset of puberty। और जब प्यूबर्टी आती है किसी फीमेल में, प्यूबर्टी इन अ फीमेल इज नोन एज, उसको हम क्या बोलते हैं?
मिनार्च या मिनार्क बोलिए या मिनार्च बोलिए, दैट्स ऑल अप टू यू। ऐसे ही जो लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल है, व्हेन अ फीमेल इज नियरली 50, जब एक फीमेल नियरली 50 ईयर्स की हो जाती है, इज नोन एज मेनोपॉज। अब तो आजकल की हम बात कर रहे हैं कि 50 है, पहले रहन सहन अच्छा होता था, थोड़ा बेटर होता था, तो उसमें ये 50 की जगह कई सारे साल होते थे, 100 ईयर्स हो गया, बिकॉज बेबी आप पहले ज्यादा टाइम तक पैदा कर सकते थे, अब तो हो गया ना, फिर 50 साल के बाद आप बेबी कैसे पैदा करोगे, आपके अंदर मेनोपॉज आ गया, मतलब आपके अंदर एक्सेल ही नहीं बन रहा, कि मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक गया, और वो साइकिल रिप्रोडक्टिव इवेंट्स का था जिसमें एक्सेल बनता था, जिसमें आपके पास कॉर्पस लुटियम, वो बनेंगे ही नहीं, वो बनेंगे ही नहीं। नो थिकनिंग ऑफ एंडोमेट्रियम, मतलब अब आपकी अब आप अपनी बॉडी में ये नहीं कर पाओगे, बेबी को सपोर्ट नहीं कर पाओगे। हो सकता है कि आप उसको किसी कोई आप बाहर से प्रोजेस्टेरोन डालें अपनी बॉडी में, उससे वो एंडोमेट्रियम थिकन हो रही है, ठीक है, वो चीजें पॉसिबल हैं भी, कि यार एंडोमेट्रियम थिकन हो रही है, नया ओव्यूलेशन नहीं हो पाएगा, तो आप बाहर से ही एक एक्सेल डाल दो अपनी बॉडी में, जिसको आप पढ़ेंगे भी नेक्स्ट चैप्टर में, कि यार कैसे कैसे आप सपोर्ट कर सकते हो इनफर्टाइल कपल्स इन प्रेगनेंसी को, ARTs आर्टिफिशियल, है ना, नोट करो इसको, वो आर्टिफिशियल नहीं होता एक्चुअली, उसकी फुल फॉर्म कुछ और है, अभी नहीं आपको बताऊंगा, एंड नोट इट डाउन, आई थिंक सो असिस्टेड होता है, असिस्टेड, आई थिंक सो आपने नोट कर लिया, राइट। तो अब हम चलते हैं टुवर्ड्स नेक्स्ट टॉपिक, बिकॉज इसी के साथ आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल वाला पूरा का पूरा टॉपिक जो है वो कंप्लीट होता है। असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज होता है कुछ ऐसा कुछ, ठीक है, तो आप जब नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको सब कुछ क्लियर होता जाएगा अबाउट दैट एज वेल। देखिए करवाया आपको सब कुछ जाएगा, अभी कितना कौन सा महीना चल रहा है यार, जून महीना स्टार्ट हुआ है अभी, तो जून में आपका प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन तक मैं कंप्लीट करवाने की कोशिश करूंगा, कोशिश क्या हो ही जाएगा, हर दिन मैं एक एक लेक्चर अपलोड करने की कोशिश करूंगा, कोशिश क्या करूंगा ही, मतलब हो सकता है कि मैं भी कहीं बाहर घूमने घूमने चल जाऊँ जून में ना, जून में छुट्टियां होती हैं, सबकी छुट्टियां आती हैं, तो मैं भी अपनी छुट्टी मना लूँ, कि आप भी पिछली बार तो मैंने जून में, शायद जून में नहीं, एक महीना पूरी क्लास रोक ही दी थी सितंबर में, कि यार किसी का पेपर हुआ ना, एग्जाम हुआ तो मैं रोक देता हूँ, बट इस बार वो नहीं रुकेगी, इस बार चलती जाएगी, चाहे एग्जाम है चाहे कुछ भी है, और सितंबर तक मैं नियरली कोशिश करूंगा, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस जून में हो जाएगा, जुलाई तक आपका मोलिकुलर बेसिस और एवोल्यूशन वाला चैप्टर करवा दूँ, ठीक है, उसके बाद हम आगे जो है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेज वाले चैप्टर तक कर लें, उसमें सितंबर से पहले पहले कोशिश रहेगी, जुलाई अगस्त है ना, होना तो चाहिए यार, चलो इसको नोट नोट क्या करना है। अब हम आगे चलते हैं, एक मिनट प्लीज वेट करिएगा, यस, सो बस आज के में इतना ही करेंगे, अब हम होमवर्क में वही है, DPPs वगैरह टेलीग्राम पे आपको मिल जाएंगी, रिवाइज कर लेना, राइट। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।